हेलो बच्चों, आज हम लोग 3D ज्योमेट्री में क्लास 12 की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 5 कंडीशंस होती हैं और हम वन बाय वन एक सारी कंडीशंस को देखेंगे। और जो शुरू की 2 कंडीशंस हैं, जो पहली है कि प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि एक ऐसे समतल का समीकरण प्राप्त करना जो किसी एक दिए हुए बिंदु से होकर के जाता है तथा 2 असमांतर सदिशों के समांतर होता है। और दूसरा कि 3 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास होकर के जाता है तो हम उसका इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो जो ये फर्स्ट 2 कंडीशंस हैं, जो एक आपकी बोर्ड पे प्रेजेंटली लिखी भी हुई है, इसको हम दोनों तरीके से निकालेंगे। 2 तरीके जैसे हम लोगों ने लाइन में निकाला था, पैरामेट्रिक फॉर्म और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म बोथ। तो हम वेक्टर सदिश विश्लेषण अपना पढ़ चुके हैं, वेक्टर एनालिसिस, तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से निकालेंगे। और इसको आप प्लेन निकालने से पहले आप वेक्टर्स की जितनी भी कंडीशंस हैं आपको एक बार इसे रिकॉल करना पड़ेगा। पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स में किस तरीके के रिलेशन होते हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, क्योंकि वो जानेंगे तो आपको जो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसे समझने में तो ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले आप अपनी कंडीशन देख लीजिए। अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु से जाने वाले तथा 2 असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जो दिया हुआ बिंदु, तो हमने यहाँ पर आप देख लीजिए एक प्लेन बना रखा है, प्लेन पर दिया हुआ बिंदु A, और तुरंत ही हम सभी की पोजीशन वेक्टर निकालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है कि A समतल पर दिया हुआ बिंदु है, तो OA जो हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और OA को हमने वेक्टर A के बराबर एज्यूम किया है। तो ये हमारी फर्स्ट कंसीडरेशन है। नेक्स्ट हम मानेंगे, आप देख लीजिए कि क्या क्या हमको इसमें कंसीडर करते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारी जो कंसीडरेशन है, P इज एनी पॉइंट ऑन द गिवन प्लेन। P समतल पर कोई बिंदु है, कोई और बिंदु है A के अलावा, क्योंकि A तो हमारा गिवन है, और P जिसका स्थिति सदिश आपका क्या हो जाएगा, OP वेक्टर की, क्योंकि ये हमारा अननोन है। जिस तरीके से लाइन में भी हमने निकालते वक्त एक अननोन पॉइंट एज्यूम किया था, तो उसी तरीके से P, और जिसका जो है हमने पोजीशन वेक्टर जो हो गया वो आपका R वेक्टर के बराबर हो गया। ये हमारी एजम्पशन। और R वेक्टर को अगर हमको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो आपको मालूम है कि हम किस तरीके से लिखेंगे। चूंकि A के सारे पॉइंट नोन होंगे तो वो तो आपका गिवन पॉइंट है और इसके सारे पॉइंट्स नोन है, यानी कि जितने भी I J के कोएफिशिएंट्स होंगे वो नोन होंगे। और R जो होगा उसको आपको एज्यूम करना होगा, यानी कि XI प्लस YJ प्लस ZK। तो ये हमारा एजम्पशन है और साथ ही साथ R जो है वो यहाँ पर अननोन है। नेक्स्ट आप यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन की, आप देख लीजिए O से हमने A को मिला दिया है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हमारी है कि A से हमने P को मिला दिया है। अब उसके बाद हमारा दी हुई कंडीशन क्या है कि 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अब जरूरी नहीं कि वो नॉन पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो आपके प्लेन पर स्थित हो, लेकिन आपको कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन आपको हमने बताई थी कि क्या तो कोप्लेनर वेक्टर किसी प्लेन पर स्थित होते हैं या उस प्लेन के पैरेलल होते हैं। तो कंडीशन में हमारी दी हुई है 2 असमांतर सदिशों के समांतर समतल, यानी कि जो दिया हुआ प्लेन है वो इन 2 नॉन पैरेलल वेक्टर, आप क्लियर कट देख सकते हैं पिक्चर में, हमने 2 वेक्टर्स एज्यूम किए, वेक्टर C और वेक्टर B, वो दोनों एक दूसरे के नॉन पैरेलल हैं। और बच्चों हमने कैटेगरी के बारे में बताया था, वेक्टर्स की कैटेगरी। यहाँ पर हमको फ्री वेक्टर्स पढ़ना है और कंडीशन बिना इनकी क्या कहते हैं डायरेक्शन और इनके मैग्नीट्यूड को बिना लूज किए हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये वेक्टर्स आपस में जो है नॉन पैरेलल है लेकिन गिवन प्लेन के पैरेलल है, तो इन्हें हम उठा करके प्लेन पर भी रख सकते हैं। आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन हमने की है, C वेक्टर को जो है हमने A से C पर रखा है और आप देख सकते हैं जो नया वेक्टर हमको AC मिला है वो इस गिवन वेक्टर के पैरेलल है, कंपैरिजन कर लीजिए। और B वेक्टर को हमने एक पॉइंट से बिना उसकी डायरेक्शन को लूज किए हुए
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो ये आपका AB हो गया। AB जो है वो आपका पैरेलल टू B वेक्टर है और जो आपका AC वेक्टर है वो आपका पैरेलल टू C वेक्टर है। डेफिनेशन आपको मालूम है कोप्लेनर वेक्टर्स की, आप रिकॉल कर लीजिएगा उसे। तो नेक्स्ट ये दो चीजें हमारी हो गई। अब हमें R, चूंकि हमारा पॉइंट अननोन है और R जो है यानी कि OP जो है वो समतल पर स्थित सदिश है। यदि हमको R के बारे में पता चल जाता है, R को हम फाइंड आउट कर लेते हैं दी हुई तीनों कंडीशंस को समराइज करके। तीन कंडीशन B एंड C दोनों क्या है आपके नॉन पैरेलल वेक्टर है और A आपका जो है वो गिवन पॉइंट है। यानी इन तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको R के लिए अगर हम कोई कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सके या R के लिए कोई फॉर्मूला प्राप्त कर सके तो वो हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा, क्योंकि जो ये R वेक्टर है वो आपका क्लियरली कहाँ पर स्थित है, आपका गिवन प्लेन पर स्थित है। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके OP वेक्टर के लिए आप इक्वेशंस निकालेंगे। तो OP वेक्टर आप यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्शन, OP ये है, OA जो कि A का, तो A का हमने यूज कर लिया है, OA प्लस AP। तो यहाँ पर हमने OP को लिख दिया है OA प्लस AP। नेक्स्ट बच्चों आप यहाँ पर देखिए AP को हमने लिखा। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल AMP है। आप जब ट्रायंगल AMP में देखेंगे तो हम AP वेक्टर को अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए AM प्लस MP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने AM प्लस MP लिख दिया। अब नेक्स्ट आपका सेलेक्ट कर देते हैं R वेक्टर, OA वेक्टर तो आपका A वेक्टर के बराबर हो गया। अब व्हाट अबाउट AM वेक्टर, अब आप देख सकते हैं ये जो AM वेक्टर है वो किस पर स्थित है, AB वेक्टर का अवलंब सदिश है। अवलंब सदिश के बारे में हमने आपको बताया था कि यदि कोई वेक्टर किसी गिवन लाइन सेगमेंट का पार्ट होता है तो उसे उसका हम अवलंब सदिश कहते हैं और उसका बिहेवियर सेम उसी वेक्टर की तरह होता है जिस पर ये वेक्टर स्थित होता है। तो आप देख सकते हैं जो AM है वो आपका AB वेक्टर पर स्थित है और जो AB वेक्टर है वो आपका B वेक्टर के पैरेलल है। तो जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि AB को हम लिख सकते हैं लैम्डा B के बराबर। तो यहाँ पर या लैम्डा B, TB या कोई भी आप एक स्केलर अपने मन से आप एज्यूम कर सकते हैं। तो अगेन AB और B वेक्टर के बीच में ये रिलेशन है। अब चूंकि AM जो है वो AB का अवलंब सदिश है तो AM भी जो है वो पैरेलल होगा किसके, B वेक्टर के। तो AM इज इक्वल टू, हमने T एक स्केलर सपोज किया है, T इंटू B वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हमने AM की वैल्यू लिख दी है T इंटू B वेक्टर। नेक्स्ट है बच्चों MP। MP जो है वो आपका आप देख सकते हैं AC के पैरेलल है और AC आपका जो है वो C वेक्टर के पैरेलल है। तो C वेक्टर ही, AC एक्चुअली आपका ये C वेक्टर ही है, क्योंकि वेक्टर्स यहाँ पर फ्री वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। इसको हमने C वेक्टर को उठा करके A पे जब शिफ्ट किया था तो हमको AC वेक्टर मिला था। तो अब MP और AC दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो हम MP को यहाँ पर हमने एक स्केलर स्मॉल s एज्यूम किया है और MP को हम लिख सकते हैं S इंटू C वेक्टर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया S इंटू C वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी, क्योंकि अब आपको सारे पॉइंट्स नोन है। A आपको क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन में एंड B और C भी आपको दिया रहेगा, क्योंकि B और C वही दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं जिनके पैरेलल होकर के ये प्लेन जाता है। इन्हीं तीनों कंडीशंस की हेल्प से हमको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। R अननोन पॉइंट है और अब R का जो है A B C की हेल्प से हमने R के लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। तो ये जो इक्वेशन होगा वो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, एक ऐसे समतल का समीकरण जो किसी दिए हुए बिंदु से होकर के जाता है और दो असमांतर सदिशों के समांतर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन हमको पढ़नी है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर के जाने वाले समांतर होकर के जाने वाले समतल का समीकरण। नेक्स्ट कंडीशन थी बच्चों, फर्स्ट कंडीशन हमारा केस 1 हो गया था। केस 2 हमने बताया था कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक प्लेन हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, आप देख सकते हैं फिगर में, और A B C
3 पॉइंट्स हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं A, B, C, जिनकी किसी मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C के बराबर है। और आप ये क्लियर कट पिक्चर में देख सकते हैं कि A, B, C तीनों जो है आपके वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और जिनका किसी मूल बिंदु के सापेक्ष, जरूरी नहीं है कि मूल बिंदु आपका समतल पर ही स्थित हो, समतल के बाहर भी स्थित हो सकता है। तो मूल बिंदु से A, B, C का स्थिति सदिश A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर के बराबर है। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन निकालते वक्त केस 1 को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अब चूंकि 2 बिंदु हमको दिए हुए हैं A, B, तो उनको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिल जाएगा यदि हम A को इनिशियल पॉइंट मानते हुए और B को टर्मिनल पॉइंट मानते हुए A को B से ज्वाइन कर देते हैं और उसको हम डायरेक्शन दे देते हैं AB। तो अब हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है AB, और AB की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज OB वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज OA वेक्टर, और वेक्टर B माइनस वेक्टर, यानी कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB की वैल्यू आपकी वेक्टर B माइनस वेक्टर A के बराबर हो गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमने इसको जो 2 पॉइंट और है, A के सापेक्ष एक बिंदु और है C, A से C को मिलाएंगे, A को इनिशियल पॉइंट मानते हुए और C को टर्मिनल पॉइंट मानते हुए। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? A से C की तरफ। और AC का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और दैट इज C वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB एंड AC आर 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स। क्लियरली आपको दिख रहा है AB एक चूंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और वेक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। और जो ये नया वेक्टर फॉर्म हुआ वो किसके बराबर है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर के बराबर। और उसी तरीके से AC है, ये भी एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और वेक्टर्स को हम हमेशा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं। और AC को अगर हम एक वेक्टर मान ले तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? आपकी C वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि एक प्लेन जो पॉइंट A से होकर के जा रहा है, और AB और AC 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, उनके पैरेलल है, और या ये वेक्टर्स ये चूंकि कोप्लेनर वेक्टर है, इसी पर स्थित है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये इसी प्लेन पर स्थित हैं। तो उस प्लेन का समीकरण जो हमने पहले वाले केस में निकाला था, और हमने पहले वाले केस में हम, और ये क्या है? P एक और पॉइंट है जो कि इसी प्लेन पर स्थित है। तो P को अगर हम इसको हम वेक्टर R के बराबर मान लेते हैं। तो अब अगर हमें R वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो पिछले केस 1 को कंसीडर करते हुए हमने क्या निकाली थी? वेक्टर A, और एक स्केलर एज्यूम किया था। मान लीजिए यहाँ पर हमने लैम्डा फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर आपका AB वेक्टर है जिसकी वैल्यू B वेक्टर माइनस A वेक्टर है। और दूसरा स्केलर एज्यूम कर लेते हैं हम म्यू, और म्यू इंटू जो सेकेंड वेक्टर AC के बराबर है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? C माइनस A वेक्टर। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A वेक्टर लैम्डा B वेक्टर माइनस लैम्डा A वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर माइनस म्यू A वेक्टर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू, A वेक्टर आपका कॉमन हो जाएगा, प्लस लैम्डा B वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर। तो यहाँ पर अगर B और C आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, 2 गिवन पॉइंट, और A एक पॉइंट है, और उसकी सहायता से हम जो नया प्लेन का इक्वेशन बन रहा है वो किसके बराबर हो जा रहा है? R वेक्टर के बराबर हो जा रहा है। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको सॉल्व करते वक्त हमको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A, B, C तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट थे, इनको हमने ज्वाइन करके 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट किया है। और इन वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद में इनका ये जो है आपस में डायग्राम में आपको दिख रहा है कि नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, और A एक पॉइंट है जिससे होकर के AC भी जा रहा है और AB भी जा रहा है। तो हमारी जो प्लेन की फर्स्ट कंडीशन थी वो यही थी
कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू द टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स। तो उसकी हेल्प से उस समीकरण को यूज करते हुए हमने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाला है। तो ये जो इक्वेशन है आपका, ये जो है पैरामीट्रिक, इसके पहले वाला भी इक्वेशन आपका जो था वो पैरामीट्रिक फॉर्म में था और ये भी जो है वो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है। और आपके कोर्स में जो इन वेक्टर्स का नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म भी है, जिसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से करते हैं, तो उसको भी हम यहीं पर देख लेंगे, दोनों इक्वेशंस का नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म भी। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग यहीं पर इन दोनों कंडीशंस का नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म भी देख लेंगे। जैसे हमने बताया था, इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केस 2 का यही देख लेते हैं, क्योंकि केस 1 को हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। केस 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका ओए वेक्टर है, या आप इस तरीके से देख लीजिए कि तीन हम लोगों ने नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए हुए हैं, ए बी और सी। तो अगर हम लाइन के हिसाब से निकालें तो ये जो आपका ए बी है वो आपका किसके एपी वेक्टर जो होगा वो आपका आर माइनस ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, और ए बी जो है वो आपका बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, और जो आपका AC है वो आपका C माइनस ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो अब ये तीन वेक्टर्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, AP, AB और AC। ये क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है, एक ही समतल पर या एक समतलीय सदिश या कोप्लेनर वेक्टर है। और कोप्लेनर वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से यानी कि ये तीनों यानी AP, AB और AC तीनों आपके कोप्लेनर वेक्टर हैं, एक समतलीय सदिश है। और उस हिसाब से इनका हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जो कोप्लेनर वेक्टर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है उसका जो ज्योमेट्रिकल हमने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि इसका यूज जो होता है सबसे ज्यादा कि अगर हम वो एक पैरेललोपाइड का वॉल्यूम शो करता है, और अगर आपका वेक्टर्स को उसको इसका जो मतलब मेन यूज था वो इसीलिए था कि हम उसको वेक्टर्स को कोप्लेनर दिखाने के लिए यूज करते थे कि अगर वेक्टर कोप्लेनर है यानी एक ही समतल पर स्थित है तो उनके द्वारा बनाए गए पैरेललोपाइड जो होते हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो 0 होगा। और पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम निकलता था वो कैसे निकलता था? तीन वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकलता था। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन पर स्थित हैं, तो यानी कि जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको सिंबल मालूम है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमको कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि इनको अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं साइक्लिक ऑर्डर में तो इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो यानी कि ये जो है आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसे आप जब और सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R डॉट और ये माइनस के साइन के साथ में आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा A डॉट और जब आप इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आर बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, और नहीं होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। ये वैल्यू आपकी आएगी आर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर। तो ये आपका जो हो जाएगा वो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक ऐसे समतल का समीकरण जो 3 असमरेख बिंदुओं से होकर के जाता है। ये इसका नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है और नेक्स्ट क्लास में हम आपको केस 1 का भी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म बताएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।